नमस्कार साथियों। आज बहुत दिनों के बाद यानी बहुत सालों करोड़ों वर्षों के बाद में आज एक वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर जो ये वीडियो रहेगी, जो वर्तमान के अंदर जो बीए कर रहे हैं, जो बच्चे बीए प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके, उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, आने वाला है। और बीए प्रथम वर्ष का जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर टॉपिक है चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आज का अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तृतीय ने कब से कब तक शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1177 से 1192 यानी 1192 तक शासन किया था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1166 के अंदर, यानी विक्रमी संवत 1223 ज्येष्ठ मास का महीना था, बारस का दिन था। उस वक्त जन्म होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। गुजरात के अंदर, गुजरात की राजधानी थी उस वक्त अनहिल पाटन, वहां पर इसका जन्म होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान की अब बात करते हैं माता पिता। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान की जब आयु मात्र 11 वर्ष की थी, तभी पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि मात्र 11 वर्ष की आयु के अंदर अजमेर के शासक बने थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इतनी कम आयु, 11 वर्ष की, कोई शासन करने का कोई तजुर्बा नहीं। लेकिन इनकी जो माताजी कर्पूर देवी थी, माता कर्पूर देवी ने जिस प्रकार से सोमेश्वर के समय जो प्रधानमंत्री था, जो मुख्य सेनापति था, जो भी अधिकारी थे, उनको वैसे क्या वैसे ही रखा। और उन्हीं के संरक्षण के अंदर पृथ्वीराज चौहान को शासक बना दिया। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान शासक बनते हैं और प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम है कदम्बवास। क्या नाम? कदम्बवास। और जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था भुवनमल। इन्हीं की देख रेख के अंदर शासन करता रहा। अब नया नया शासक बनता है, इतनी कम आयु का, और आसपास की जो राजनीतिक स्थितियां थी वो भी अनुकूल नहीं थी, क्योंकि इसके जो घर वाले थे वो ही विद्रोह कर रहे थे। जिस प्रकार से जो नागार्जुन था, जो मुख्य बिसल देव चौहान का जो सबसे छोटा जो पुत्र था, अपर गांगे का छोटा भाई, उसने विद्रोह कर दिया था कि राजा तो मैं बनूंगा। लेकिन कहते हैं उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो ऐसे थी कि सबसे पहला विद्रोह तो इसका था नागार्जुन का। दूसरा, उस वक्त जो विदेशी आक्रांत था मोहम्मद गोरी, वो भी बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। और इधर जयचंद गहडवाल, वो भी शत्रु बना हुआ था। और इधर एक हिसार साइड में एक जाति थी भंडानक, वो भी विद्रोह, उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। और गुजरात के जो चालुक्य थे वो भी विद्रोह कर रहे थे उस वक्त, उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। अब चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। एक चंदेल शासक परमर्दी देव, इस चंदेल शासक ने भी विद्रोह कर दिया था, इसका भी सामना किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अब कहते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान एक एक से लोहा लेता है, किस प्रकार से युद्ध करता है। सबसे पहले इसने विद्रोह किया था नागार्जुन ने। तो इसने क्या किया, नागार्जुन के साथ, नागार्जुन उस वक्त था गुड़गांव के अंदर, वहां पर अपना एक छोटी सी राजधानी बना करके वहां अपनी सेना के साथ में कुछ, क्योंकि उस वक्त कुछ जो चौहान वंश के अंदर जो जितने भी जो मुख्य जो सरदार थे उनको अपने पक्ष में कर लिया नागार्जुन ने, और वहां पर सेना तैयार कर ली। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय सेनापति भुवनमल, प्रधानमंत्री कदम्बास के साथ में मिलकर के और गुड़गांव के ऊपर हमला करता है, आक्रमण करता है। तो उस वक्त कहते हैं कि जो नागार्जुन था वो वहां से फरार हो जाता है, और नागार्जुन के जो भी बीवी बच्चे जो भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना, जितने भी जो नागार्जुन के जो घरवाले थे उनको गिरफ्तार करके, उनके सैनिकों को गिरफ्तार करके और ले आते हैं कहाँ पर? अजमेर के अंदर। कहते हैं कि अजमेर में उनको लेकर के ले आकर के उनको सरेआम उनका कत्लेआम किया जाता है। और उनके कहते हैं कि उनके जो शीश थे, जो सिर थे,
उनको काट करके किले की दीवारों पर लटका दिया, ताकि उन सभी को देख करके ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि दोबारा से कोई विद्रोह करने की कोशिश भी ना करे। इस प्रकार से नागार्जुन का दमन किया। दूसरा था, उस वक्त जो भंडानक थे, विग्रहराज चतुर्थ ने उनका दमन किया था पहले, लेकिन मौका पा करके फिर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था भंडानकों ने। तो भंडानक रहते थे हिसार साइड के अंदर, और पृथ्वीराज चौहान ने दूसरा जो विद्रोह का दमन किया था वो था भंडानकों के विद्रोह का दमन किया। सभी को मौत के घाट उतारा, उनके विद्रोह का दमन किया। उसके बाद में एक चंदेल शासक था परमर्दी देव। कहते हैं 1182 के अंदर उस चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ में युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम होता है तुमुल का युद्ध। और इस तुमुल के युद्ध के अंदर इस परमर्दी देव को पराजित किया जाता है। और इस तुमुल के युद्ध के अंदर 1182 वाले इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि परमर्दी देव, चंदेल शासक परमर्दी देव के जो मुख्य जो सेनापति थे आला और उद्दल, बहुत ही बढ़िया अच्छे सेनापति थे। और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर आला और उद्दल की मृत्यु हो जाती है और वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। इसके बाद में ये हो गए तीनों के दमन हो गया, नागार्जुन का, भंडानकों का, परमर्दी देव का। इसके बाद में कहते हैं कि युद्ध हुआ था गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव के साथ में। ये युद्ध क्यों हुआ था, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि आबू का एक राजा था सलख, और उस सलख की एक पुत्री थी इच्छिनी, और इच्छिनी को पसंद करता था भीमदेव, और इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लड़की एक, दोनों पसंद कर रहे हैं इच्छिनी को, और इधर भीमदेव कहता है कि मैं इसके साथ में शादी करूं, और पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं इसके साथ में शादी करूं। इस इच्छिनी के कारण में आपस में इनके जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं, और युद्ध होता है नागौर के पास में, जिसे कहते हैं नागौर का युद्ध। और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर कुछ इतिहासकारों के ने तो लिखा है किताबों के अंदर कि इस युद्ध के अंदर भीमदेव को पराजित कर दिया जाता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और कुछ के अंदर लिखा गया है कि ये जो युद्ध हुआ था ये अनिर्णायक युद्ध हुआ था, इसके अंदर कोई निर्णय नहीं निकला था। 1187 के आसपास ये युद्ध हुआ था। और कहते हैं कि इसके अंदर एक चालुक्यों का महामंत्री था जिसका नाम था जगदेव प्रतिहार। इस जगदेव प्रतिहार ने क्या किया था, 1187 के अंदर इन दोनों के मध्य एक संधि करवा दी थी और मामला रफा दफा किया। इसके बाद में जो पांचवा जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था गहड़वालों के साथ में। उस वक्त गहड़वाल शासक था जयचंद गहड़वाल के साथ में संघर्ष हुआ। ये संघर्ष क्यों हुआ था, इसके अंदर भी एक कहानी है। कहते हैं कि संयोगिता, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी संयोगिता। इस संयोगिता मन ही मन पसंद करने लग गई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय संयोगिता को पसंद करता था। इसकी भनक पड़ती है जयचंद को कि मेरी पुत्री है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पसंद कर रही है, क्योंकि उस वक्त जयचंद भी महत्वाकांक्षी शासक था, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये भी बड़ा बलशाली शक्तिशाली शासक था। दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा थी कि बड़ा कौन बने। तभी इसका बदला लेने के लिए क्या किया था, जयचंद गहड़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाया, और इस स्वयंवर के अंदर आसपास के जितने भी जो बड़े बड़े जो राजा थे उन सभी को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय को न्योता नहीं भेजा, उसको आमंत्रित नहीं किया। इधर संयोगिता को पता चलता है कि पिताजी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को निमंत्रण नहीं भेजा है, उनको नहीं बुलावा भेजा है, और पिताजी की आज्ञा से स्वयंवर रचाया जाता है, और इसके अंदर सभी जो बड़े बड़े जो राजा है वो सभी आते हैं। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को नीचा दिखाने के लिए जयचंद गढ़वाल ने क्या किया कि जो मुख्य जो दरवाजा होता है जहां पर द्वारपाल खड़े होते हैं
उस द्वारपाल की जगह क्या किया था, जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक पुतला बना करके वहां पर रखवा दिया, ताकि जितने भी जो आते जाते आसपास के जो राजा देखे कि चौहान का जो नरेश पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसकी औकात क्या है, एक द्वारपाल की तरह है जयचंद के राज्य के अंदर। तो जितने भी जो आ रहे थे वो देख रहे थे, हैरान हो रहे थे कि इतना बड़ा शासक, और यहाँ पर इसका पुतला लगाया हुआ है। स्वयंवर की तैयारी की गई, संयोगिता ने जयमाला हाथ में ली और वो सारी सभा के अंदर घूमते 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 आखिर में वहां आ गई जहां पर द्वार के अंदर, द्वार के पास, मुख्य दरवाजे के पास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो पुतला लगा हुआ था, जो मूर्ति लगी हुई थी, उसके गले में जो जयमाला डाल देती है। ये जो दृश्य देखते हैं जयचंद बड़ा गुस्सा होता है। और तभी क्या होता है कि संयोगिता धीरे से कोई मैसेज भी पहुंचा देती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कि इस प्रकार से ये सिस्टम हो रहा है, आप आओ, आपको न्योता नहीं भेजा है। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उस वक्त वहां आ जाते हैं, आसपास में छिपे हुए होते हैं, मौके की तलाश करते हैं कि कब मौका मिले और संयोगिता को लेकर के फरार हो। तभी संयोगिता संदेशा भिजवाती है और धीरे से वक्त मिलते ही क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर के वहां से फरार हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं अजमेर की तरफ। और जितने भी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो सेनापति थे, साथ में आए हुए थे सैनिक थे, उन लोगों ने जयचंद का रास्ता रोका। और इतने में धीरे धीरे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय संयोगिता को लेकर के अजमेर पहुंच जाते हैं और वहां विधि पूर्वक उनके साथ में शादी है वो करते हैं। इसके बाद में ये जो कहानी है, जो हीरा शंकर ओझा है इतिहासकार, वो इसको एक कपोल कल्पित मानते हैं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ इसके अंदर चाव भरने के लिए कुछ भी आप समझ लो भी, ये तो कपोल कल्पित है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं कि हमीर का महाकाव्य के अंदर, पृथ्वीराज रासो के अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दशरथ शर्मा जी इसको सत्य मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा सत्य मानते हैं इस कहानी को, ऐसा हुआ होगा या हुआ था। इसके बाद में कहते हैं कि जयचंद ने इसका बदला लेने के लिए संदेशा भिजवाया था मोहम्मद गौरी के पास में कि अब तू बार बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, अब मौका है कि तू भारत पर आक्रमण कर, मैं तेरे साथ में हूं। तभी कहते हैं कि मोहम्मद गौरी है जो आक्रमण करने के लिए तैयार होता है। अगला संघर्ष आता है अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मोहम्मद गौरी के साथ में। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने बहुत बार आक्रमण किया था, लेकिन इन आक्रमण के अंदर असफल हुआ था। लेकिन कहते हैं कि ये मात्र एक झड़पें थी, वो आक्रमण करने की तैयारी करता, आक्रमण करता पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान उसको फिर आक्रमण बोल के और उसको वहां से खदेड़ देता और वो भाग जाता वापिस। इस प्रकार से कहते हैं कि अमीर महाकाव्य के अंदर लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी ने 7 बार आक्रमण किया था और 7 बार कहते हैं कि इनके आपस में झड़प हुई थी, 7 बार पराजित हुआ था। पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी ने 21 बार आक्रमण किया था और इन 21 बार आक्रमण के अंदर पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी, और इसी हार का बदला लेना चाहता था। अब मौका मिल गया, समय आता है 1191 का। 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है करनाल हरियाणा के अंदर। करनाल हरियाणा के पास में एक मैदान है, तराइन का मैदान, वहां पर 1191 के अंदर युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर बड़ी भारी पराजय का, बड़ा भारी पराजय का सामना करना पड़ता है मोहम्मद गौरी को, पराजित होता है और मोहम्मद गौरी जान बचा करके भाग जाता है। कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा था और उस वक्त मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था अपने भाले से गोविंदराज पर, दिल्ली का था वो गोविंदराज, उस पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण से प्रहार से मात्र गोविंदराज के 2 दांत टूटे थे और गोविंदराज को बड़ा गुस्सा आया और गोविंदराज ने अपनी कटारी से वार किया मोहम्मद गौरी के ऊपर और कटारी से इतना प्रचंड प्रहार किया कि वो एकदम से मूर्छित हो गया, मोहम्मद गौरी घायल हो गया
और कहते हैं कि जब वो घायल हो गया, गिरने वाला था, तभी उसके पीछे से एक सेनापति आया, उसका सैनिक आया और मोहम्मद गौरी को संभाला और मोहम्मद गौरी को अश्व पर बिठा कर, घोड़े ऊपर बिठा करके और युद्ध स्थल से बाहर ले जाता है और मोहम्मद गौरी बच जाता है। जैसे ही मोहम्मद गौरी वहां से युद्ध स्थल से बाहर निकाला मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी की सेना के अंदर भी यह फैल गया कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, और सेना भी वहां से पीछे पीछे भाग जाती है। लेकिन कहते हैं कि इस भागती हुई सेना का, भागते हुए मोहम्मद गौरी का पीछा नहीं किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। कहते हैं कि ये एक इसकी जो भूल थी। इसके 1 साल बाद के अंदर फुल तैयारी के साथ में फिर 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी आता है भारत के अंदर, और वही मैदान तराइन का, वहां पर एक दोबारा से फिर युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान है जो पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी है वो जीत जाता है। इस युद्ध के बाद कहते हैं जो अबुल फजल और चंद्रबरदाई है, वो कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको गजनी ले जाया जाता है, वहां पर उसको मौत के घाट उतारा जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। इसके बाद में एक और इतिहास का मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तुरंत ही युद्ध स्थल के अंदर मार दिया जाता है। और एक हसन निजामी, ताज उल मासिर के जो लेखक है हसन निजामी, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मारा नहीं था, उसको कहते हैं कि अजमेर वापस भेज दिया था, और अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मतलब ले जाकर के उसको कैद में डाल दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। ये जो बातें हैं वो निकल, अलग अलग जो इतिहासकार है वो अलग अलग लिख रहे हैं। अब आता है पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजमेर का शासक, जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। और कहते हैं कि इसके बाद में कोई भी राजपूत शासक नहीं बना था दिल्ली के अंदर। आखिर राजपूत शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके बाद में दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार हो जाता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। विद्यार्थियों, यह आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी एक क्लास है जो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, दोबारा से फिर से कोशिश करेंगे अगला टॉपिक है जो फिर से आपको इस क्लास के जरिए आपको मैं बता पाऊँ। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना, दोस्तों को जो भी कॉलेज में नहीं आ रहे वर्तमान में, क्योंकि जो समय चल रहा है वो कुछ सरसों काट रहे हैं, कोई मतलब कणक काटने लाग रही है, कोई सरसों काटने लाग रही है, कोई सरसों काटने लाग रही है, सारा का सारा एकदम व्यस्त है। ठीक है, तो जितना कॉलेज आने लाग रहे हो बे सारा इस वीडियो ने शेयर करो टाबराम। जितना भी थारा साथी है, जितना भी बीए करना रहे, जिसका सेकंड सेमेस्टर में है अब, तो बाकी किए के हेल्प हो सके, सहायता हो सके। धन्यवाद।